नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने में बड़ी भूमिका निभाई है और पिछले 5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चोगामा नहर का प्रोजेक्ट, बेसिकली ये पहले हिंडन कृष्णा दोआब परियोजना थी, बाद में इसका नाम चौधरी चरण सिंह नहर परियोजना हुआ और इस इलाके में, वेस्टर्न यूपी के इलाके में, इसको चोगामा नहर परियोजना के नाम से जानते हैं। आप हैं एडवोकेट सुदेश कुमार सिंह। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। एडवोकेट सुदेश कुमार सिंह समाज के लिए लड़ते हैं, सामाजिक कामों में सक्रिय रहते हैं और एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। हजारों करोड़ के इस घोटाले के खिलाफ इसको एक्सपोज करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और ये बहुत मोटी फाइल इनके पास तैयार हो गई है। आप ये देख सकते हैं, इसमें तमाम दस्तावेज हैं और ये सिर्फ घोटाला ही नहीं है, ये आर्थिक अपराध ही नहीं है जो सिंचाई विभाग के अफसरों ने किया और हो सकता है इसमें खादी के भी कुछ लोग शामिल रहे हों। ये तो जांच का विषय है। अगर इसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है ये भारत के इतिहास का सिंचाई से संबंधित सबसे बड़ा घोटाला साबित हो जाए। और इसके साथ साथ आरटीआई के हथियार को कैसे, उसकी धार को कुंद किया गया, कैसे आरटीआई को प्रभावहीन किया गया, ये उसका भी उदाहरण है। आरटीआई में तमाम सवाल आपने मांगे लेकिन उनके जवाब किस तरह से दिए गए ये भी आपको खुद बताएंगे। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, इससे पहले कि हम इस नहर पे बात कर रहे हैं और आरटीआई के बारे में बात करें, थोड़ा ये बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप इसमें क्यों लगे, नहर के प्रोजेक्ट की तरफ आपका ध्यान कैसे गया? डॉक्टर साहब, पहले तो आपका धन्यवाद कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना जो बुरी तरह फेल हुई, इसके बारे में जो किसान हित और जनहित की बात आपने अपने चैनल के माध्यम से रखने का मौका दिया, इसका धन्यवाद आपको इसके लिए। इसका बैकग्राउंड ये है कि मेरा ग्रामीण परिवेश में ही जन्म हुआ, किसान परिवार में, और 83-84 में जाट कॉलेज बड़ौद से मैंने एमएससी एग्रीकल्चर से किया। उस समय स्थिति ये थी कि यमुना की नहरें जीवित थी और सहारनपुर से लेकर के और गाजियाबाद तक, जिसमें बीच में मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत पड़ता है, इन यमुना की नहरों से कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा आच्छादित था। वो सिंचित क्षेत्र था। लेकिन जैसे ही 83-84 में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सेवाओं में बाहर निकले और बीच बीच में लौट करके जब भी देहात जाना हुआ तो ये देखा कि धीरे धीरे वो सब नहरें सूख रही हैं और ट्यूबवेलें बढ़ रही हैं। इसी दौरान सेवा की समाप्ति 2020 में हुई और दिमाग में पहले भी था कि आखिर पूरा सिंचित क्षेत्र होने के बावजूद हमारी नहरें क्यों सूखी, हमारा कृषि क्षेत्र असिंचित क्यों हुआ। आज किसान अपने दमखम पर ट्यूबवेल लगा करके सिंचाई करके सर्वाइव कर रहा है। इसके बारे में मंथन किया और मैं रिटायरमेंट के बाद पहली बार मुख्य अभियंता गंगा जो मेट में बैठते हैं उनसे मिला। और आप आश्चर्य करेंगे कि उसको इस सिंचाई परियोजना के विषय में जानकारी ही नहीं थी, उसके संज्ञान में नहीं था कि ऐसी कोई परियोजना जिस पर हजारों करोड़ खर्च हो चुका है और एक बूंद पानी नहीं आया, उनके अधिकार क्षेत्र में है। जब मैंने ये बात उनसे की तो मेरे सामने उन्होंने एक्शन बागपत, एक्शन शामली या एक्शन बागपत से और मुजफ्फरनगर से कई जगह बात करी। तब उनको ये जानकारी में आया कि हाँ, ऐसी कोई परियोजना है जो कि किसानों के हित में बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना सरकार द्वारा लाई गई थी। अब उनका कहना ये था, हमने कहा कि फिर पानी क्यों नहीं जा रहा। उनका कहना था कि हमारे पास में पानी की एक्यूट शॉर्टेज है। हमने कहा जब ये परियोजना लॉन्च हुई, एक्यूट शॉर्टेज तो तब भी थी, फिर आपने सरकार का बहुत बड़ी धनराशि खर्च कराई, आपने जमीनें एक्वायर की, जमीनों के एक्वायर करने में धनराशि जो खराब हुई वो भी परियोजना का हिस्सा है। और नहरों के बनने में, बीच में आओ सर, नहरों के निर्माण में, उनके पुलों के निर्माण में जो सिविल कार्य हुआ उसमें भारी धनराशि खर्च हुई, ये भी राजस्व की क्षति है। तो उनका कहना तो ये था कि कुछ परियोजनाएं राजनीतिक दबाव में ले आई जाती हैं, वो सफल हो या न हो इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती।
हमने उनसे कहा कि आप ये बताइए यमुना से कितना पानी हमको मिलता है। उन्होंने कहा 17% पानी यमुना से मिलता है, 3% वापस डाउन स्ट्रीम में डालना पड़ता है ताकि यमुना का प्रवाह न रुक जाए। ये आश्चर्य का विषय था कि जहाँ कभी हमारा 70% या 80% हिस्सा यमुना के जल का था, वो घट करके 17% और 3% घट करके 14% कैसे रह गया। हमने उनसे पूछा, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। यमुना से आप ये देखिए जल प्रबंध कितना अच्छा था। ताजे वाला बांध मुगल पीरियड का है, हथनीकुंड बांध इसके बाद में बना। मुख्यतः सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई। वेस्टर्न यमुना कैनाल हरियाणा को फीड करती है, ईस्टर्न यमुना कैनाल यूपी को फीड करती है। उसी यमुना के जल से हरियाणा की दोनों नहरें पानी से लबालब चलती हैं और हरियाणा का मैक्सिमम जो कृषि क्षेत्र है यमुना के पानी से सिंचित हो गया है। और दूसरी तरफ हमारी नहरें सूख गई हैं और उन नहरों में पानी नहीं आता। जब हमने उनसे ये कहा कि ठीक है, आपके पास एक्यूट शॉर्टेज है, जून के लास्ट से लेकर के जुलाई, अगस्त और सितंबर का आधा महीना अक्सर हर साल ही लगभग बाढ़ आती है और यमुना और गंगा का यही बाढ़ का पानी आगे जाकर के तबाही का कारण बनता है। आप हमें बरसात में दे दें। हमारे यहाँ धान और गन्ना मुख्य फसल है, हम सिंचाई करेंगे, वाटर लेवल बढ़ेगा, एक्सेस पानी होगा तो हम अपने तालाब बढ़ेंगे, जो हमारे पशुओं के काम आएगा। आप हमें बरसात में दे दें। कोई जवाब नहीं दिया। जब वो जवाबदेही से बचने लगे, हमने ये अनुमान लगाने के लिए कि वास्तव में परियोजना क्या है, क्या इसका उद्देश्य था, कितना पैसा खर्च हुआ, क्या इस उद्देश्य की पूर्ति या नहीं हुई, इस पर काम करें। RTI डालना शुरू किया। तब गंगा मुख्य अभियंता गंगा मेरठ में बैठते थे, उन्होंने कहा नहीं, जो यमुना की नहरें हैं सहारनपुर से आगरा तक का जुडिक्शन मुख्य अभियंता जल संसाधन ओखला दिल्ली में बैठते हैं। ओखला बैराज का वो हिस्सा जहाँ पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है सिंचाई विभाग का, वो दिल्ली का है, वहाँ बैठते हैं। आप संपर्क उनसे करें। जब उनको RTI डाल करके ये सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास किया गया, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने घुमाया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी एक्शन श्यामली को, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर सहारनपुर को, और कहा ये सूचनाएं आप दें और सीधे जो सूचना मांग रहा है उसको देते हुए हमें भी एक कॉपी दे दें। मैंने ऐतराज़ किया, चिट्ठी लिखी कि सर मुझे बागपत, श्यामली या सहारनपुर से सूचना नहीं चाहिए, मैं परियोजना की सूचना चाहता हूँ, मेरा मतलब परियोजना से है। वो नहीं, इस बात से वो लगातार जब भी मैं RTI डाली आधी अधूरी सूचना दी, और वो भी उन्हीं के माध्यम से। यदि ये आप देखिए, ये परियोजना हरिद्वार बॉर्डर से शुरू होती है। हरिद्वार से एक पक्की नहर बनाई गई जिसको देवबंद लिंक कैनाल बोलते हैं, उससे गंगा का पानी ला करके यमुना की ईस्टर्न यमुना कैनाल में डाला गया। उससे जो थोड़ा बहुत पानी मिला वो कभी भी, जहाँ से चौगामा की शुरुआत है, लोई ब्रांच बोलते हैं, लोई सराय, लोई के पुल से आगे पानी कभी मैंने नहीं देखा। चौगामे के लोगों से बहुत मिलना जुलना रहा। उन्होंने कहा एक बार कभी पता नहीं कितने साल पहले टेस्टिंग की गई थी, वो पानी आया था। चूँकि नहरों की पटरियाँ कच्ची थी, वो कहीं टूट गई, कहीं बह गई, और इसके बाद लौट करके न सिंचाई विभाग आया और न फिर कभी पानी आया। परियोजना 1978 में प्रारंभ की गई थी। RTI की सूचना के मुताबिक 2004 में काम कंप्लीट किया गया। सूचना को आज ये RTI में बताते हैं कि सूचना कंप्लीट है, परिपूर्ण है। जब सूचना परिपूर्ण है, जब ये परियोजना परिपूर्ण है, तो पानी क्यों नहीं मिला? जिस मकसद के लिए नहर बनाई गई थी, पानी क्यों नहीं मिला? चौगामा क्षेत्र की सभी नहरें बन करके तैयार हैं, पुल बन करके तैयार हैं। बीच बीच में कुछ खेतों में नहर का खुदाई नहीं हुई। ये भी नहीं बताते कि यदि कोई लिटिगेशन है तो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। चौगामा परियोजना में पानी टेल तक पहुंचने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी दोषी हैं। सरकार के संज्ञान में कभी ये नहीं लाए कि दिक्कत कहाँ पर है। कोई लिटिगेशन है उसको दूर किया जाए, कोई और दिक्कत है उसको दूर किया जाए। यही तो प्रशासनिक मशीनरी ही सरकार की आंख कान है। यही सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे कि बहरहाल दिक्कत क्या है तो समाधान कैसे होगा। ये लगातार सूचनाएं मांगते मांगते बाद में
जब सेकंड अपील लखनऊ करनी पड़ी और 23/1 को लखनऊ में सुनवाई हुई, 23 जनवरी 2025। ये लड़ाई ये 2020 में शुरू, ये संघर्ष मैंने 2020 में शुरू किया था और आखिर में धीरे धीरे जब इनको लगा कि सूचना देनी पड़ेगी, लखनऊ में सेकंड अपील हुई है, तो वहाँ एक इन्होंने अपने 2-3 दिन पहले कुछ सूचनाएं मुझे रजिस्ट्री से भेजी और एक प्रतिनिधि के रूप में वहाँ एक एडवोकेट सूचना आयोग के मुख्यालय में इन लोगों द्वारा खड़ा किया गया। उसने कुछ सूचनाएं जो कि दे चुकी थी, मैंने स्वीकार किया कि हाँ आपने 2-4 सूचना दी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो आपने नहीं दी और मुझे सूचना डिवीजन वार, सर्किल वार नहीं चाहिए, मुझे सूचना परियोजना की चाहिए। तब जो आरटीआई कमिश्नर साहब ने एक आदेश किया कि जो इम्पोर्टेंट बिंदु 7, 8 और 9 बिंदु हैं उनकी सूचना मुख्य अभियंता यमुना कैनाल ओखला दे 15 दिन के अंदर। अभी तक तो सूचना मुझे नहीं मिली है। 4 अप्रैल फिर उसमें लगी हुई है आरटीआई मुख्यालय में, और देखते हैं क्या देते हैं। इसमें सर थोड़ा ये बताइए, आपने जो आरटीआई लगाई उसमें क्या क्या सवाल थे और हर सवाल का उन्होंने जवाब क्या दिया, ताकि ये स्पष्ट हो हमारे दर्शकों को कि कहानी क्या है। ये 15 बिंदु की सूचना मेरे द्वारा मांगी गई थी। पहला बिंदु ये था कि यमुना नदी से कितने प्रतिशत पानी सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश को मिलता है। इसका जवाब उन्होंने दिया है कि 33.50% पानी यमुना का हमें मिलता है। जबानी मुझे बताया था 17% मिलता है, जिसमें 3% वापस डाउन स्ट्रीम में डालना पड़ता है। दूसरी बिंदु ये मांगी थी कि इस परियोजना पर निर्माणीय कार्य प्रारंभ होने का वर्ष, ये उन्होंने बताया कि 2004 में कार्य प्रारंभ हुआ, जबकि परियोजना 1978 में ही अस्तित्व में आ गई थी। 1978 में ठाकुर बलवीर सिंह सिंचाई मंत्री थे और उस समय जब इसका उद्घाटन हुआ था तो इसके शिलान्यास का जो पट है वो लोई में लगा था, लोई और बुढ़ाना में। आप सही है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। चूँकि वास्तव में चौगामा क्षेत्र की शुरुआत लोई से शुरू होती है और चौगामा एक ऐसा क्षेत्र है जो कि शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत तीनों की सीमा पर है, और शायद ही कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पर पानी इतना गहराई पर हो और वहाँ के किसान इतना परिश्रमी और इतना बहादुर है कि वो कुएं खोदते खोदते कुछ गैस से मर गए, कुछ कुएं की दीवारें गिरने से मर गए, और फिर समर आया तो समर भी शायद कई 100 फीट पर जाकर पानी लगता है, जिसमें 20 पावर से कम की मोटर पानी नहीं निकाल सकती। चौथा सूचना मैंने उनसे मांगी थी कि यदि आपने इस परियोजना का आखिर तक पानी छोड़कर टेस्टिंग किया है तो आप उसकी तारीख बताएं। उसका जवाब यह आया है कि टेस्टिंग से संबंधित अभिलेख इस खंड में उपलब्ध नहीं है। पांचवी सूचना मैंने ये मांगी थी, क्या सिंचाई विभाग के अभिलेखों के अनुसार यह परियोजना पूर्ण हो चुकी है। इसका जवाब हाँ में आया है कि परियोजना पूर्ण है, लेकिन जिसके लिए परियोजना लाई गई थी उनको सिंचाई के लिए एक बूंद पानी नहीं मिला। तो ये कितनी भ्रामक सूचनाएं हैं जो सिंचाई विभाग द्वारा दी गई है। छठे नंबर पर जो सूचना मांगी थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है, कि आप हमें ये बताएं कि कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण जो किसानों से ली गई है आपने किया। उसका भी बिंदु ये दे दिया कि ये किसी दूसरे खंड द्वारा किया गया है और इसकी सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सातवां बिंदु ये था कि वास्तव में बहुत से लोग ये जानते हैं कि ये परियोजना केवल चौगामे तक सीमित है। नहीं, ये व्यापक परियोजना है। जब इन्होंने देवबंद लिंक नहर बना करके गंगा का पानी ला करके ईस्टर्न यमुना कैनाल में डाला गया, तो इनके अनुमान के मुताबिक ईस्टर्न यमुना कैनाल उतने पानी का लोड उठाने के लिए सक्षम नहीं थी। तो इन्होंने ईस्टर्न यमुना कैनाल की एक ब्रांच जो कि लालू खड़ी से होकर के बुटराड़ा होकर के लोई पहुंचती है, उसको चौड़ा किया। उस पर भी खर्च आता है और आगे नई नहर बनाई गई। लोई के बाद तमाम नहरें नई बनी और लेकर के थाना भवन जलालाबाद के आसपास से लेकर के जहाँ से ये ईस्टर्न यमुना कैनाल की एक मेन ब्रांच जो कि आपकी बड़ोत्सव होकर निकलती है, उसी में से निकल के दूसरी मेन ब्रांच
जो कि लालू खड़ी और भौरा और बुटराड़ा वगैरह गांव से होकर के लोई पहुंचती है, इन सभी नहरों को चौड़ा किया गया। हमने कहा कि आप हमें बताएं कि जब हरिद्वार बॉर्डर से गंगा का पानी ला करके डाला गया, उस पक्की नहर का निर्माण हुआ, ईस्टर्न यमुना कैनाल को चौड़ा किया गया, उस पर कितना खर्च हुआ? आप हमें बताएं कि उस पर कितना खर्च हुआ, कितनी जमीन का अधिग्रहण हुआ, टोटल परियोजना का बताएं। तो उस पर कहा कि इस खंड में ये सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके बाद में हमने ये मांगा कि जो भूमि अधिग्रहण इस परियोजना के लिए किया गया, उस पर सरकार का कितना खर्च हुआ? तो उसका जवाब भी यही था कि इसका जो सिंचाई खंड मेरठ के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है और वो सूचना हमारे खंड में उपलब्ध नहीं है। नंबर 9, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इनसे मांगा गया कि इस परियोजना से कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा रही है। अब मेरा तो उद्देश्य ये था कि ये चौगामा क्षेत्र का बताएं। अब ये कहाँ का क्षेत्र बताया इन्होंने, क्योंकि परियोजना को तो हम तो यही मानते हैं कि लोई सराय से आगे ये परियोजना चौगामा के नाम से है, और ये कहाँ का दे रहे हैं, कौन सिंचाई दे रहे हैं, उसका 4 साल का इन्होंने आंकड़ा दिया कि 21-22 में 654 हेक्टेयर, 2022-23 में 152 हेक्टेयर, 2023-24 में 546 हेक्टेयर जमीन की सींच कराई गई है, जबकि सूचना सही नहीं है। ग्यारहवें में हमने से पूछा कि इस परियोजना के आने के बाद एक बार भी तेल तक नहीं बल्कि चौगामे में ही पानी नहीं पहुंचा, क्या कारण है? जवाब दिया कि ये खरीफ की नहरें हैं और जब पानी हमारे पास में बरसात में होता है तो देते हैं। इससे पहले हम ये भी मांग चुके थे इनसे कि आप जल प्रवाह का रोस्टर रजिस्टर हमको दीजिए 10 साल का, क्योंकि सिंचाई विभाग के पास में जब जब पानी छोड़ा जाता है, कितने हफ्ते चलता है, इसका रोस्टर रजिस्टर होता है, वो कहा कि उपलब्ध नहीं है। हमने कहा कि इस परियोजना के लिए तेल तक पानी पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, तो कहा कि इस संबंध में एनएसडी अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव भेजा गया है। 2004 में कार्य प्रारंभ हुआ और आज 2025 है, 21 साल हो गए। मतलब पता नहीं वो 21 साल पहले भेजा था या आज भेजा है, क्या प्रगति है उसकी अद्यावधि की स्थिति से भी अवगत नहीं करा रहे हैं। ये कहा कि 13वीं सूचना यह है कि वर्षा ऋतु में नदी से अधिक पानी लेकर क्या नहरों के प्राचीन सिस्टम को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता? इसका जवाब यह है कि जून से अक्टूबर तक ये खरीफ नहरें हैं, उसमें जो भी हमारे पास उपलब्ध होता है तो पानी हम दे देते हैं। रोस्टर नहीं बता रहे कब कब दिया, कितना दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। और जो हमने लास्ट में मांगा कि पिछले 10 वर्षों में इस परियोजना की नहरों पर साफ सफाई के मद में कितनी धनराशि खर्च की गई, तो उसका जवाब केवल 1 साल का दिया है और ये बताया है कि करीब 45.5 लाख रुपए 1 साल में नहरों की साफ सफाई पे खर्च हुआ। ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ये 2023-24 एक फाइनेंशियल ईयर का है। यहाँ भ्रामक स्थिति यह है कि जब चौगामे के नहरों में सैकड़ों गांव में एक बार भी पानी नहीं गया, तो इस सफाई कहाँ की करा रहे हैं? वो भी नहीं दिया कि साहब हमने इसको लालू खेड़ी से लेकर के लोई तक कराया है या लालू खेड़ी से पीछे कराया है। वो तो नहरें पहले से थी ही, लोई सराय से आगे तक नहरें ऑलरेडी थी और ये हो सकता है कि ब्रिटिश पीरियड से भी सैकड़ों साल पुरानी है, उससे मतलब नहीं है। परियोजना तो चौगामे में है जिसके लिए नई नहरें बनाएगी, पुल बनाएंगे, तो ये जो दे रहे हैं सफाई के मद में जो व्यय हुआ, यहाँ पर भी स्पष्ट नहीं किया कि हमें ये बताएं जब वहाँ पर नहरों में पानी नहीं है, एक बार भी नहीं गया,
तो सफाई कहाँ हो रही है? इनको देना चाहिए कि जो पुरानी नहरें हैं जिनसे नई नहरें बना करके परियोजना लिंक किया गया, ये सफाई उनमें हो रही है। ये हम तो चौगावा नहर परियोजना के लिए मांग रहे हैं, ये दाएं बाएं की कोई धनराशि हमें दे के भ्रमित कर रहे हैं। और हमने मांगा कि कितने हेक्टेयर की सिंचाई आप कर रहे हैं। 15 नंबर सूचना है, इनका देना है कि 5446 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है। 11,500 हेक्टेयर का लक्ष्य था। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं इसमें, जिन पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इन्होंने इसमें लिखा है 1978 में ये प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ तब, और हम अभी चर्चा कर ही रहे थे कि ठाकुर बलबीर सिंह उस समय के सिंचाई मंत्री, वो उसका पत्थर लगाने आए थे लोईसराय में सर, और उसके बाद ये कह रहे हैं, आरटीआई में सूचना दी इन्होंने कि 2004 में ये परियोजना कंप्लीट हुई। सर, यानी 78 से 2004 तक इस पे पानी की जगह पैसा बहाता रहा इसमें, और पानी नहीं बहा, पानी नहीं मिला लोगों को। अब देखिए, चूंकि परियोजना को लाने के में उसके बाद में उसकी डीपीआर बनना, जी, उसमें काम शुरू होना, जी, इसमें स्वाभाविक है कि वक्त लगता है। लेकिन 22 और 4 26 साल। अब इसके बाद में ये चूंकि ये नहीं बता रहे कि हमने इसको योजना को पूर्ण कब मान लिया और कब हमने इसकी टेस्टिंग की, यदि वो बताएं तो कुछ जानकारी मिले। इन्होंने लिखा है इसमें कि धनराशि इस पे 797 करोड़ रुपए खर्च हुई। ये 10 नंबर बिंदु है। और आपने जो सवाल पूछा था 10 नंबर, वो सवाल था क्या परियोजना बाद में संशोधित की गई है, तो संशोधन के बाद के निर्माण कार्यों में कितनी धनराशि व्यय हुई। यानी संशोधन के बाद जो खर्च हुआ वो 797 करोड़ रुपए इन्होंने दिखाया है। ये सूचना प्राप्त हुई सिंचाई विभाग से। ये परियोजना बनी, इनके हिसाब से पूरी हुई, फिर क्या संशोधन किया ये भी नहीं बताया गया, और 700 कुछ करोड़ रुपए संशोधित परियोजना को करके फिर कोई ना कोई कार्य जरूर किया गया होगा। ये सूचना देंगे कि वो किस मद में खर्च हुआ, कहाँ दिया। यदि परियोजना संशोधित हुई, संशोधन की आवश्यकता तब पड़ी कि जहाँ जो कमियां थी वो दूर करके पानी पहुँचाया जाए। वो कैसा संशोधन था जो पानी की स्थिति जो कि तू रही, संशोधित भी हो गया, सरकारी धन भी खर्च हो गया, लेकिन परियोजना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका अभिलेख साक्ष्य मेरे पास है। जब चीफ इंजीनियर गंगा ने मुझे बताया कि 17% पानी मिलता है यमुना से यूपी को, और जब लिखित में देने की स्थिति आई तो 34.5% पानी बताया, मैंने उसका अभिलेख निकाला। 5 मुख्यमंत्रियों, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान, 5 मुख्यमंत्रियों के बीच में एक MOU साइन हुआ, उसमें जल का बंटवारा हुआ। हमारे और हरियाणा के हिस्से में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं। सॉरी, कोई नहीं। ये रिसाइन 5 हो गया। ये डाटा है अलग अलग 5 मुख्यमंत्रियों के साइन है। सिग्नेचर हैं। और कौन कौन मुख्यमंत्री थे, नाम आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। यदि नाम मुलायम से सिंह यादव उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी के हस्ताक्षर हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर माननीय भजनलाल जी के हस्ताक्षर हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भैरव सिंह शेखावत साहब के हस्ताक्षर हैं। और वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के हस्ताक्षर हैं। और दिल्ली में मदन लाल खुराना साहब मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर इस MOU पर हैं। और इसके किस साल का होगा ये MOU? अभी इसको डेट देख के बताते डेट हैं। इसमें यहाँ शुरू में होगी लेटर पे डेट इसमें। लेटर ये रीड की ये लेटर ही शुरू होता है, क्या देख लेंगे। यदि आंकड़े देखे जाएं तो BCM जल नापने की एक इकाई है। हरियाणा का हिस्सा 5.730 है, यूपी का 4.32 है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब आप देखिए कि यमुना की नहरों से हरियाणा पूरी तरह सिंचित है और लगभग उतना ही बड़ा हिस्सा हमारा है यमुना के जल का। हमारी नहरें सूखी हैं और स्थिति यह है कि जून के महीने में यमुना भी सूख जाती है। बागपत में आकर के यमुना का प्रवाह लगभग बंद हो जाता है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 1.119 है, हिमाचल का हिस्सा 0.378 है और दिल्ली का हिस्सा 0.724 है।
हमारा मुख्य जो इस पर फोकस है कि हमारे और हरियाणा के बीच जो बंटवारा हुआ यमुना के जल का, वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप ये ये देखिए, अंतर किस चीज का है? भ्रष्टाचार का अंतर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियोर है, ये अब मेरा सरकारों का कहना यह है failure कि अपना हिस्सा यदि नहीं मिल रहा था तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, जो भी गवर्नमेंट थी, उसको अवगत करना चाहिए था, ताकि केंद्र सरकार इसमें दखल देती या दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर बैठकर इस समस्या का समाधान का प्रयास करते। ये कहीं ना कहीं जिनका दायित्व था, और वो दायित्व सिंचाई विभाग के अधिकारियों का था या हमारे जनप्रतिनिधियों का था, कि वो इस समस्या को सरकार के संज्ञान में लाते। और जल बंटवारा जो ऑन पेपर हो चुका है, यदि उसमें कोई विसंगति है, कोई उसका पालन नहीं कर रहा, तो वो केंद्र सरकार के संज्ञान में लाने का दायित्व सिंचाई विभाग के अधिकारियों का था, हमारे जनप्रतिनिधियों का था। और यदि उस समय मीडिया को इसकी जानकारी होती तो मीडिया भी इस बात को पहुंचा सकता था अथॉरिटी तक। तो दोस्तों, ये दर्दनाक कहानी है, ये भ्रष्टाचार की कहानी है, अफसरों के निकम्मेपन की कहानी है, किसानों की बर्बादी की कहानी है। और ये फाइल इतनी मोटी हो गई है, अब तक पिछले 5 साल के भीतर, 5 साल से एडवोकेट सुदेश कुमार सिंह जी लगे हुए हैं। 5 साल में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहे हैं। आरटीआई का जो एक अधिकार है, आरटीआई का जो कानून है, उसको भी प्रभावहीन बना दिया है। फाइलें जवाब देने के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक ठेली जा रही हैं। हर बार कह दिया जाता है कि इस खंड का सवाल नहीं है, उस खंड का सवाल नहीं है। और 5 साल से एक एडवोकेट घूम रहे हैं। कोई साधारण किसान होता तो शायद इतनी दौड़ धूप कर भी नहीं पाता। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बुढ़ाना के जोला में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने दावा किया कि सारी टेल तक हम पानी पहुंचा रहे हैं, और जब से वो सिंचाई मंत्री बने हैं तो कोई भ्रष्टाचार भी नहीं हो रहा है। तो हम मानते हैं कि स्वतंत्र देव सिंह एक ईमानदार सिंचाई मंत्री हैं। तो क्या एक ईमानदार सिंचाई मंत्री का दायित्व नहीं बनता कि उनके विभाग में जो भ्रष्टाचार चल रहा है या हो रहा है, वो उसके ऊपर कार्रवाई करें, और उसके जिम्मेदार अधिकारियों की बर्खास्तगी, निलंबन की कार्रवाई करें। और इतनी ही बात नहीं है दोस्तों, इस 47 साल के पीरियड में किसानों को अगर पानी मिलता तो उनकी फसलों की प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाती, आर्थिक तौर पे समृद्धि आती पूरे इलाके में। अगर लागत कम होती तो किसान का मुनाफा बढ़ता। तो जो किसान का घाटा हुआ है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ये भरपाई कभी हो पाएगी? पहले आप सुनिए सिंचाई मंत्री क्या कह रहे हैं जोला में, और उसके बाद फिर हम एडवोकेट सुदेश कुमार सिंह जी से टिप्पणी लेंगे। यहाँ हम उनका वो जोड़ देंगे। अभी डॉक्टर राणा साहब देख सकते हैं कि जब मुख्य अभियंता यमुना ने सूचना के लिए सहारनपुर के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की इरिगेशन को लिखा, तो कितना बड़ा एक गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया कि 15 के 15 जो बिंदु थे उन पर लिख दिया कि सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये किस डेट का है? ये जन सूचना अधिकारी 21/5/2000 बताया कि इस खंड से संबंधित नहीं है, 2024 का है। तो ये हालात हैं, देखिए कि सूचना का अधिकार इसलिए बनाया गया था कि आम लोगों को जानकारियां मिल सकें, भ्रष्टाचार कम हो सके। लेकिन जवाब देने के बजाय एक दूसरे के पाले में गेंद डाली जा रही है 5 साल से। और अब जब लखनऊ गए इंफॉर्मेशन कमिश्नर के यहाँ पे एडवोकेट सुदेश कुमार सिंह, तो वहां पर जो है अब तारीख लगी है हियरिंग के लिए, 4 अप्रैल 1 अप्रैल को लास्ट हियरिंग हुई थी, 23 जनवरी 2025 को, और अब अप्रैल की तारीख वहां पे लगी है। 15 दिन का समय दिया था, ये भी नहीं उन्होंने दिया नहीं है। जी जी 15 दिन का समय। जी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस भ्रष्टाचार के बारे में? कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर कीजिएगा। जी, एक मैं और जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने किसानों की इस पीड़ा के बारे में किसान संगठन से जुड़े कुछ लोगों को से बात की, जनप्रतिनिधि जो सांसद विधायक स्तर के थे उनसे संपर्क किया, रेस्पॉन्स नहीं मिला। शायद ये मुद्दा उनकी प्राथमिकता में नहीं था या इस कार्य के लिए उनके पास वक्त नहीं था। वो उस समय संपर्क जब किया गया, ऐसी स्थिति में थे कि वो इस बात को पार्लियामेंट में भी उठा सकते थे, विधानसभा में भी उठा सकते थे, और कम से कम एक जन जागृति अपने क्षेत्र में मीटिंग करके पैदा कर ही सकते थे। हर तरफ से असहयोग और असहयोग ही रहा। इसमें खास बात यह है कि हमने एक वीडियो तैयार किया था दोस्तों, उसका लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी देंगे,
और आप ऊपर भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें हमने उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है और जो मिसिंग लिंक्स हैं वो दिखाए हैं। दूसरा ये, हमने अभी जोला में जो जनसभा हुई थी केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी की, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह आए थे, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, वहाँ हमने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी से बात की इस बारे में, हमने बुढ़ाना के एमएलए राजपाल बालियान जी से इस बारे में बात की, और हमने योगराज सिंह जो पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनसे इस बारे में बात की, और छपरोली के जो एमएलए हैं डॉक्टर अजय कुमार, इन्होंने भी मंच से ये मुद्दा उठाया। मंच से हमसे बातचीत में भी उन्होंने स्वीकार किया और मंच से ये डॉक्टर अजय कुमार ने मुद्दा उठाया, अनिल कुमार जी ने मुद्दा उठाया जो मंत्री हैं, राजपाल बालियान जी ने मुद्दा उठाया, लेकिन ना तो इस योजना पर एक भी शब्द स्वतंत्र देव सिंह ने बोला, जिनका विभाग है ये उत्तर प्रदेश सरकार में, जिसके मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री, रसूखदार मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। वो चाहें, वो इंटरेस्ट ले तो कर सकते हैं। पार्टी विद डिफरेंस का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, उसको करना चाहिए ये। और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी बैठे थे, जो किसानों की राजनीति की का दावा करते हैं, उनकी नुमाइंदगी का दावा करते हैं, लेकिन वो भी बराबर से बच के निकल गए। बड़ी चिंता की बात है, गंभीर सवाल है। और इस 10 साल के पीरियड में पिछले 5 साल से एडवोकेट सुदेश जी इसमें लड़ रहे हैं। तो मैं गौर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पिछले 10 साल के भीतर बागपत के सांसद रहे डॉक्टर सत्यपाल सिंह, मुजफ्फरनगर के सांसद रहे डॉक्टर संजीव बालियान, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, दोनों प्रभावशाली नेता रहे, दोनों मोदी जी के करीबी रहे, अमित शाह जी के करीबी रहे, योगी जी के करीबी रहे और भारतीय जनता पार्टी के गुड बुक में रहे। अच्छा प्रभाव था। दोनों इस दावे और वादे पर जीत करके आए थे कि वो अब तक जो काम नहीं हुए हैं उन्हें करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि दोनों में से किसी ने भी इस सवाल पर एक बार भी बात नहीं की। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। हम इस पे एक लंबी सीरीज चलाएंगे, हम इसकी ग्राउंड रिपोर्ट्स करेंगे, हम इसके हेड से टेल तक आपको दिखाएंगे पूरी कहानी। और इस बीच के सफर में हम हजारों किसानों से भी बात करेंगे। हम चाहते हैं कि इस पर बात हो, जनता के असली मुद्दों पर सवाल उठे, वो बहस का दायरा, बहस का जो दायरा है वो केवल धार्मिक और हवाई मसलों तक सीमित ना रहे, जमीनी मसलों तक भी जाए, आम आदमी की जिंदगी से जुड़े सवालों पर बात हो। हम चाहते हैं राजनीति में इस पर चर्चा हो। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें समय दिया और अपनी प्रैक्टिस में से बहुत कीमती समय निकाल के आपने दिया। एक लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप, हमारे दर्शक जो हैं उन सब से हमारी अपील है कि आप कमेंट बॉक्स में एडवोकेट सुदेश जी के लिए कमेंट करके बताइएगा कि इनका जो संघर्ष है वो कितना शानदार है और आप इसमें किस तरह से इनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।